शाम के 4 बजे थे। कलिम्पोंग बस स्टैंड की भीड़ तब काफी कम हो चुकी थी। अमित अपनी बाइक के सामने खड़ा होकर आसमान की ओर देखने लगा। उसने देखा एक विशाल काला बादल पहाड़ की चोटी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वो जानता था कि पहाड़ों का मौसम कभी भी अपना खतरनाक रूप ले सकता है। अरे सौरभ, 4:10 हो गए। यहाँ से सिलीगुड़ी तक करीब 100 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता है। कल फिर सोमवार है, ऑफिस जाना है। देर हो गई तो बॉस की डांट कौन खाएगा? तू? हाँ हाँ, तू इतना टेंशन मत ले, आराम से पहुंच जाएंगे। अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं। सेवोक रोड से जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 10 बजेंगे। थोड़ा पहाड़ी हवा एंजॉय कर ले भाई, हर समय बस ऑफिस ऑफिस। हवा तो एंजॉय कर ही रहा हूँ, लेकिन बादलों की हालत देख रहा है ना। अगर बारिश शुरू हो गई तो पहाड़ी रास्ते में फंस जाएंगे। चल अब निकलते हैं। कलिम्पोंग से निकलने के करीब 1 घंटे बाद ही आसमान पूरी तरह भारी हो गया। तीस्ता नदी के किनारे किनारे जब वे आगे बढ़ रहे थे तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों की बारिश मानो एक भयावह अनुभव होती है। बारिश के पानी ने सामने की सड़क को लगभग अदृश्य कर दिया। बाइक रोककर वे दोनों एक छत के नीचे खड़े हो गए। सौरभ पूरी तरह भीग चुका था और कांपते हुए जेब से अपना फोन निकाला। जैसे ही मैप लोड हुआ, उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक दिखाई दी। अमित, मैप में दिखा रहा है कि बाईं तरफ इस जंगल वाले रास्ते से जाएंगे तो 2 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। वही लेते हैं। इस बारिश में सेवोक रोड पर ट्रैफिक जाम में फंस गए तो पूरी रात निकल जाएगी। अमित ने सड़क की ओर देखा। एक संकरी टूटी फूटी सड़क जंगल के गहराई में चली गई थी। वहां इंसानों की मौजूदगी का कोई निशान नहीं था, यहां तक कि स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। लेकिन रास्ता तो बिल्कुल सुनसान लग रहा है। जरा देख तो, कोई साइन बोर्ड है या नहीं? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा इस बारिश में। तू बाइक अंदर ले जा। जब मैप रास्ता दिखा रहा है तो रास्ता होगा ही। इस हालत में 2 घंटे बचाना बहुत बड़ी बात है। उन्हें नहीं पता था कि वो रास्ता सरकारी तौर पर कई साल पहले ही बंद कर दिया गया था। बारिश की वजह से चेतावनी वाला साइन बोर्ड उनकी नजर में नहीं आया। सौरभ, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस रास्ते पर बाइक चलाना मुमकिन नहीं है। पहिया बार बार फिसल रहा है और चारों तरफ देख, जंगल कितना घना है। सौरभ ने जेब से फोन निकाला और देखा कि नेटवर्क पूरी तरह गायब हो चुका था। जंगल की खामोशी जैसे उन्हें निकल जाने के लिए बढ़ती आ रही थी। भाई, मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया। अब न वापस जा सकते हैं न आगे बढ़ सकते हैं। दूर वो कैसी रोशनी दिख रही है? लगता है कोई घर है। जंगल के बीचों बीच एक बंगला या होमस्टे जैसा दिख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वहां किसी ने कदम ही नहीं रखा हो। चल वहां चलते हैं, रात कहीं तो बितानी ही होगी। इस बारिश में बाहर रहना मतलब खतरे को न्योता देना है। दोनों बंगले के सामने जाकर दरवाजे पर नॉक करने लगे। एक बुजुर्ग केयरटेकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें मानो पत्थर की तरह स्थिर थीं। बिना कोई सवाल किए उसने उन्हें एक कमरा दिखाया और चुपचाप चला गया। खरी में तब रात के 1 बजे थे। अचानक बारिश थम गई और एक अजीब भारी सन्नाटा चारों ओर छा गया। सौरभ और अमित में से कोई भी ठीक से सो नहीं पाया। उसी सन्नाटे को चीरते हुए अचानक एक दर्द भरी रोने की आवाज गूंज उठी। एक औरत की दिल दहला देने वाली रोने की आवाज। अमित, सुन रहा है? कोई रो रहा है। बच्चे की नहीं, किसी औरत के रोने की आवाज लग रही है। अमित थोड़ा डर गया था, लेकिन वो हिम्मत दिखाना चाहता था। वो बिस्तर से पैर नीचे उतारकर बैठ गया। हाँ, आवाज तो बालकनी की तरफ से ही आ रही है। हमें जाकर देखना चाहिए, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। सौरभ की आवाज में उस समय डर था। वो अमित को रोकने की कोशिश करने लगा। नहीं अमित, मत जा। इस घने जंगल में आधी रात को किसे ढूंढने जाएगा तू? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज बाहर मत जा। अरे यार, इंसान इंसान के काम नहीं आएगा क्या? छोड़, तू डरता है तो कमरे में रह, मैं जाकर देखता हूँ। सौरभ अकेले उस अंधेरे कमरे में रहने का सोचकर ही और डर गया।
और वो भी अमित के पीछे पीछे बाहर आ गया। वे बाहर निकलकर जंगल के इधर उधर देखने लगे और उन्होंने देखा कि बंगले के पास एक महिला पीठ फेरकर बैठी हुई रो रही थी। उस महिला की परछाई धुंध के बीच एक अजीब सा भ्रम पैदा कर रही थी। एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? इतनी रात को यहाँ अकेले बैठकर क्यों रो रही हैं? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी रोने की आवाज और भी तेज हो गई, जो पहाड़ों से टकराकर और भी भयावह लग रही थी। अमित थोड़ा और करीब गया और जैसे ही उसने महिला के कंधे पर हाथ रखा, वो धीरे मुड़कर उसको देखी। अरे बाप रे, बचाओ! आतंक और दिल की धड़कन रुकने जैसी हालत में दोनों ही पागलों की तरह दौड़ने लगे। लेकिन कुछ ही कदम चलते ही अंधेरे जंगल में बड़े पत्थर से ठोकर खाकर वे छिटक कर गिर पड़े। धुंध के बीच से वो काली परछाई जैसे उनकी ओर बढ़ने लगी और अगले ही पल दोनों बेहोश हो गए। सुबह की मीठी धूप में जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक जीप खड़ी है। अधिकारी उनके चेहरे पर पानी छिड़क कर उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। होश में आते ही वे रोते हुए सारी बात फॉरेस्ट ऑफिसर को बताने लगे। ऑफिसर ने एक लंबी सांस लेकर पास के बंगले की ओर देखा। तुम लोग सच में बहुत किस्मत वाले हो कि जिंदा हो। कई साल पहले इस जंगल में एक महिला को बेरहमी से जलाकर मार दिया गया था। तब से ये रास्ता बंद है। जो लोग भी रात के समय ये शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, वे सभी उस रोने की आवाज और उस भयावह चेहरे को देख चुके हैं। कई लोग डर के मारे पागल हो गए और कई कभी वापस ही नहीं लौटे। वैसे भी तुम लोग अब जल्दी से इस जंगल से बाहर निकल जाओ। और हाँ, किसी भी अनजान जंगल के रास्ते पर जाने से पहले साइन बोर्ड जरूर चेक कर लेना। हमने सोचा था कि समय बचा लेंगे, लेकिन जिंदगी से बढ़कर कोई समय नहीं होता। अमित कुछ भी बोल नहीं पाया। वो बस उस सुनसान पड़े बंगले की ओर देखता रहा। अमित और सौरभ बाइक स्टार्ट करके सिलीगुड़ी की ओर रवाना हो गए। जंगल की गहराइयों से एक करुण रोने की आवाज जैसे हवा में घुलती चली गई। उन्होंने ये सीख लिया कि प्रकृति के कुछ रास्ते सिर्फ दिन की रोशनी के लिए होते हैं और रात के अंधेरे में वहां केवल अतृप्त आत्माओं का ही राज होता है।